नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास कार्य एक तो सामान्य, एक आपातकालीन और एक सैन्य शक्तियाँ होती है, जिसमें से अपन ने सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति पर चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। तो आइए मेरे साथ अपन इस पर चर्चा करते हैं विस्तृत। सभी आप हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। देखो आप समझे, यहां पर एक एक कंटेंट को समझते जाइए, ठीक है। देखो राष्ट्रपति के पास अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती है। तो एक तो राष्ट्रपति वर्ष के आरंभ में सत्र, यानी एक तो वर्ष के आरंभ में आरंभ वाले सत्र में, और एक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, ठीक है। देखो समझे यहां पर आप, एक तो राष्ट्रपति वर्ष के आरंभ में, यानी जो वर्ष का प्रारंभ होता है तो उसका जो पहला सत्र होता है उसमें, और एक आम चुनाव के बाद, यानी संसद के जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो उनके बाद में, यानी आम चुनाव के बाद जो है वो संसद के सत्र को आहूत करता है। आहूत का मतलब यहां पर है बुलाना। आहूत का मतलब क्या करता है? बुलाना, यानी बुलाता है या आहूत करता है। आहूत करता है, यानी इसका मतलब यहां पर यह है कि राष्ट्रपति जो है वर्ष के आरंभ के सत्र में और आम चुनाव के बाद के सत्र में, यानी संसद में दोनों सदन आ जाते हैं। मैंने ये समझा चुका हूं पहले आपको, LS और RS, यानी राज्यसभा और लोकसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के, यानी संसद के सत्र को आहूत करता, दोनों को साथ बुलाकर सत्र को क्या करता है, यानी आहूत यानी बुलाता है या संबोधन करता है, और बुलाता भी है, और इसका सत्रावसान भी कर सकता है। यहीं पर लिख लीजिए आप, सत्रावसान करता है। यानी वर्ष के, सीधी सिंपल भाषा में समझे अपन तो राष्ट्रपति वर्ष के आरंभ में वह आम चुनाव के बाद संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी बुलाता है, दोनों सत्र को संबोधित करता है और उसका सत्रावसान करता है, यानी सत्र का एक अवसान भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप नोट लगा के समझ लें, यहाँ पर एक नोट लगाइए और यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यानी वो संसद के सत्र को आहूत भी करता है, बुलाता भी है, संबोधन भी देता है और सत्रावसान भी कर सकता है, लेकिन वो स्थगित नहीं कर सकता है। संसद के सत्र को क्या नहीं कर सकता, वो स्थगित। तो ये प्रश्न बहुत सारी बार आया हुआ है, आप ध्यान रखें। तो एक बात हो गई ये, आगे चलें अपन, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। दूसरी चीज आप ये याद रखें विधायी शक्ति में, दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत पीएम के कहने पर, पीएम ने प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग या यूं लिख सकते हैं आप, विघटित करता है। यानी
राष्ट्रपति अगर पीएम के देवे, प्रधानमंत्री के देवे, तो उसकी सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात और नोट लगा कर लिखें आप, यहां पर यह भी ध्यान रखें आप, नोट लगा के ये बात भी याद रखें कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, नहीं करता है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को तो विघटित कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। यानी राज्यसभा को भंग करने की उसके पास शक्ति नहीं है, और राज्यसभा का भंग होता भी नहीं है, क्योंकि ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है, ठीक है ना। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 2/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा भंग नहीं होती है और नई राष्ट्रपति से कर सकता है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि लोकसभा भंग हो सकती है, और पहले सर्वप्रथम कब हुई थी, तो सर्वप्रथम लोकसभा को, सर्वप्रथम एलएस को 1970 में, कब, 1970 में इंदिरा गांधी जो उस समय की क्या थी, पीएम थी, इंदिरा गांधी की सलाह पर वीवी गिरी ने की। यानी लोकसभा को सर्वप्रथम भंग किसने किया था, तो वीवी गिरी ने किया था, जो कि तत्कालीन क्या थे, राष्ट्रपति थे। कब किया था, 1970 में। किस प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर जो है लोकसभा को सर्वप्रथम क्या किया था, भंग किया था। अब तक कितनी बार हो चुकी है, तो आप ये भी याद रखें, एलएस अब तक 9 बार भंग की जा चुकी है, 9 बार भंग हो चुकी है। अब तक कितनी बार भंग की जा चुकी है, 9 बार भंग की जा चुकी है। और सर्वप्रथम कब हुई थी, 1970 में। किसने की, आपको समझ में आ गया होगा। यहां से भी प्रश्न बनता है, तो आपको 2 चीजें आपको समझ में आ गई होगी राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की विधायी, यानी कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती है। तो सबसे पहले तो वो जो है वर्ष के प्रारंभ में और आम चुनाव के बाद सत्र को आहूत करता है और संबोधन करता है, लेकिन और सत्रावसान करता है, स्थगित नहीं कर सकता है। और दूसरा, वो अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। आगे चलते हैं, अपन तीसरी शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, विधायी शक्ति में अगर बात करें अपन, तो अनुच्छेद 85, एक मिनट प्रार्थी में, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यीय एलएस में, किसके, तो आंग्ल समुदाय के, आंग्ल समुदाय से 2 सदस्य तो आंग्ल समुदाय से लोकसभा में, और 12 सदस्यीय आरएस यानी राज्यसभा में। किस किस क्षेत्र में, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में 12 सदस्यीय जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, और 2 सदस्य किसमें करता है, तो लोकसभा में मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान में ये चीज क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, ये आप ध्यान रखें। पर 12 सदस्य अभी भी मनोनीत किए जाते हैं। राजस्थान के कोई ऐसे सदस्य है क्या जो लोग अभी यानी राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे पहले, तो 2003 से 2009 तक की बात करें अपन, तो नारायण सिंह माणकलाव जो कि जोधपुर के निवासी थे, उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में जो है राज्यसभा में क्या किया जा चुका है, मनोनीत किया जा चुका है। तो 12 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। आगे बात करें अपन, आगे बात करें नेक्स्ट, तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर, किस पर, साधारण विधेयक पर, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप, और जो मैं लिख रहा हूं उस कंटेंट पर पूरा ध्यान रखें, ठीक है ना। साधारण, क्योंकि
थ्योरिकल बेस पर प्रश्न आते हैं तो आपको वहां पर समझ आपके विकसित होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर कौन से विधेयक पर? साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त दोनों संसद के दोनों सदनों की क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आपके प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले तो संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और कौन से विधेयक पर बुलाता है? तो केवल साधारण विधेयक पर। किस विधेयक पर? केवल साधारण विधेयक पर। और ये क्यों बुलाता है, क्या होता है? और संयुक्त बैठक में कौन कौन से सदन आते हैं? तो दोनों सदन आते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों को यानी मिलाकर जो है ये बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की। और इसको कौन आयोजित करता है? तो आप ध्यान रखिए, तो संयुक्त बैठक के आयोजक तो कौन हो गए? इधर लिख देता हूं मैं, आयोजक। ऐसा प्रश्न आया कि संयुक्त बैठक का आयोजक कौन है? तो आपकी ध्यान रखना है राष्ट्रपति। लेकिन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है एलएस का अध्यक्ष। एलएस का अध्यक्ष का मतलब क्या है? यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमान ओम बिरला जी, जो कि कोटा से सांसद है। तो एलएस का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगर एलएस का अध्यक्ष न हो तो, यहां पर मैं क्रॉस का मतलब न हो तो आपको ध्यान रखना है एलएस का उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और उपाध्यक्ष भी न हो तो फिर क्या करेंगे? तो आप ध्यान रखना आरएस का उपसभापति, यानी जब लोकसभा का अध्यक्ष भी न हो और एलएस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी न हो तो आपके राज्यसभा का जो उपसभापति है वो क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा का सभापति नहीं, ध्यान रखें, राज्यसभा का सभापति तो पदेन होता है। अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति बनता है वही राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या लेता है? शपथ लेता है। तो आप ये ध्यान रखें, यहां पर राज्यसभा के उपसभापति की बात कर रहा हूं मैं। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नहीं हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और ये भी नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अब तक कितनी बार बुलाई गई है? तो ये भी ध्यान रखें आप, अब तक 3 बार बुलाई गई है। अब तक 3 बार बुलाई गई। कितनी बार बुलाई गई? 3 बार। अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। कब कब बुलाई गई है? सबसे पहले बुलाई गई थी 1961 में। एक कानून आया था दहेज प्रथा कानून, इस पर बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी लोकसभा के अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर। इधर लिख देता हूं मैं, अध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर, इन्होंने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। दूसरी बुलाई गई थी 1978 में। और ये किस पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी आपके बैंकों में लोकपाल विधेयक के बारे में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े ने। और तीसरी बुलाई गई थी 2002 में। और ये किस पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई आपके आतंकवाद निरोधी कानून पर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपके? तो इसकी अध्यक्षता की थी आपके मनोहर जोशी ने। तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ठीक है ना। कब 1961 में दहेज कानून पर अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर, 1978 में बैंकों में लोकपाल विधेयक पर, और अध्यक्षता की थी इसकी के.एस. हेगड़े ने, और 2002 में आतंकवाद निरोधी कानून पर, और इसकी अध्यक्षता की थी मनोहर जोशी ने। इन तीनों संयुक्त बैठकों में अपने एक प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी।
तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन तीनों बैठकों में क्या रहे बेटा, उपस्थित रहे, तीनों बैठकों में उपस्थित रहे, ठीक है। तो तीनों बैठकों में उपस्थित रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और ये किस पर लाई जाती है, तो साधारण विधेयक पर लाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न बना हुआ है, धन विधेयक, एक तो धन विधेयक व एक संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। एक तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, नहीं बुलाई जा सकती है। वापस समझें आप, केवल संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जाती है। तो ये भी एक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का एक पार्ट है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर क्या बुलाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाता है। और ये कहाँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया अपने संविधान में, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट समझे आप, राष्ट्र देखो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111, और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है, वीटो शक्ति। और ये वीटो शक्ति क्या है उसको भी समझ लेते हैं अपन। वीटो शक्ति अनुच्छेद 11, ठीक है। आप समझे, यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, समझे इसको अच्छे तरीके से। देखो कोई भी विधेयक जो है या तो पहले कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में, और फिर कहां लाया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। या कोई विधेयक है पहले राज्यसभा में लाया जाता है, फिर कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में। देखो एलएस का मतलब लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा। कोई भी विधेयक पहले कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में, फिर कहां पर जाएगा, राज्यसभा में। या पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो बाद में कहां किया जाएगा, लोकसभा में। और इन दोनों में लाने के बाद में, दोनों से पारित होने के बाद में किसके पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। कहां पर जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर अगर हस्ताक्षर कर दे, राष्ट्रपति इस पर क्या कर दे, हस्ताक्षर करता है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। अगर राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करे तो वो क्या करेगा, वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 के तहत वो वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा। वीटो शक्ति कहां से ली गई, तो वीटो शक्ति अमेरिका से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये वीटो शक्ति में कितने प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आप ध्यान रखें, वीटो पावर राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहले बात करते हैं अपन, एक होता है पूर्ण, पहला वीटो पावर कौन सा होता है, पूर्ण निरपेक्ष वीटो, या इसे कहते हैं आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो पावर, आत्यांतिक वीटो पावर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हस्ताक्षर नहीं करना, हस्ताक्षर नहीं करना, यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा होता है पॉकेट वीटो, या इसे ही कहते हैं जेबी निषेधाधिकार वीटो। और इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि यानी न तो हस्ताक्षर करता है और उस विधेयक को अपनी जेब में, पॉकेट यानी जेब में रख लेता है, और कोई उस पर कुछ बात भी नहीं कहता है, ठीक है। यानी न तो हस्ताक्षर करता है न कोई जवाब देता है। तो इसका मतलब जो है इस वीटो का प्रयोग कब किया, एक हुआ क्या, कभी तो हुआ है 1986 में। यह प्रश्न बड़ा प्रचलित है और पूछा जाता है बार बार। पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक,
डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक पर किया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि पॉकेट विटो या जेबी निषेधाधिकार विटो का प्रयोग किसने किया था? तो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक का प्रयोग किया था। पूर्ण निरपेक्ष विटो का भी प्रयोग 2 बार किया गया है अब तक, एक तो 1954 में किया गया था, एक 1968 में किया गया था। तो ये पर इतना जरूरी नहीं है, आपके प्रश्न ये आया हुआ है इसलिए इसको ध्यान रखें। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। और तीसरा विट्टो होता है निलंबन विट्टो, निलंबन विट्टो। और ये निलंबन विट्टो क्या होता है इसको भी समझें। निलंबन विट्टो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, जिस विधेयक से जिस सदन से विधेयक आया है उसी सदन को विधेयक को वापस क्या करता है? लौटा देता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? निलंबन विट्टो कहा जाता है। पर आप ये बात भी ध्यान रखें, निलंबन विट्टो को यानी विट्टो का निलंबन कर यानी विधेयक का निलंबन करने के बाद में अगर उस सदन को भेजता है और सदन पुनः उसे साधारण बहुमत से पारित करके वापस अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजे तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा, फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना नहीं कर सकता है। तो आपके सामान्य से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति विट्टो पावर किस अनुच्छेद के तहत उसके पास ये शक्ति है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। आगे चलते हैं अपन, एक चीज और समझते हैं। एक होता बेटा अनुच्छेद 123, और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की क्या होती है? शक्ति। अध्यादेश जारी करने की क्या होती है? शक्ति। यह अध्यादेश क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं अपन। तो अध्यादेश को यहां पर मैं शॉर्ट भाषा में समझा देता हूं। देखो, अनुच्छेद 123 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को जब संसद सत्र में न हो, सत्र क्या होता सभी समझाऊंगा मैं, जब संसद सत्र में न हो और राष्ट्रपति को किसी कानून की आवश्यकता पड़े, राष्ट्रपति को मान लो किसी कानून की आवश्यकता पड़ी, तो संसद के सत्र में न होने के समय राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जारी करता है। क्या करता है? एक अस्थायी कानून बनाता है। ये अस्थायी कानून संसद के सत्र में आने के बाद 42 दिन तक या 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर इसे आगे लागू रखना है या इसे कानून बनाना है तो 2/3 साधारण बहुमत से इसे पारित कर दिया जाता है, तो ये आगे बढ़ाया जा सकता है। और या इसे 2/3 विशेष बहुमत से इसे पारित कर दे तो ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। कैसे, एक बार समझते हैं। आइए देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं सत्र, संसद के सत्र। इसी से आप सारी प्रक्रिया समझोगे। संसद के सत्र, संसद के सत्र कितने होते हैं? 3। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 41, 31, 21। ये संख्या याद रखनी है आपको। इसी से अपन 3 सत्र को समझेंगे, 41, 31 और 21। सबसे पहले बात करते हैं अपन सत्र की। तो पहला सत्र आता है, उसे कहते हैं बजट सत्र। क्या कहते हैं? बजट सत्र। यानी बजट सत्र कब से कितने महीने का होता है? इधर देखो, ट्रिक में देखो आप, कितने? 41। पहला आपको 41 का जोड़ा लेना है। 41 का मतलब पहला 4 और फिर बाद में 1, यानी बजट सत्र कितने महीने का होता है? 4 माह का। और कब से शुरू होता है? फरवरी से। प्रारंभ कब से होता है? फरवरी से। तो आप गिनो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने महीने हो गए? 4, यानी मई तक चलता है। बजट सत्र कितने महीने चलता है? 4 महीने। इस समय बजट सत्र पर जो है संसद में क्या होती है? चर्चा होती है, ठीक है। तो 4 महीने चलता है। और फिर क्या आ रहा है? 1, यानी मई के बाद में क्या आता है? जून। तो जून का क्या रहता है? जून का अवकाश रहता है। संसद में जून का क्या रहता है? अवकाश रहता है। जून महीने में क्या रहता है? अवकाश। फिर दूसरा सत्र है इसका, उसकी बात करते हैं, कितने? 31। तो दूसरा सत्र होता है जिसका नाम है ग्रीष्मकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। और ये रहता है 3 माह का। ट्रिक से देखो आप, 3 + 3 1 यानी 31। तो 3 माह का रहता है। कब से? यानी जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 3 महीने का क्या रह रहा है? ये ग्रीष्मकालीन सत्र रह रहा है। और इसके बाद में वापस 1 महीने का, यानी सितंबर के बाद में अक्टूबर का क्या रहता है? अवकाश। अक्टूबर का अवकाश।
और तीसरा सत्र होता है, देखो ट्रिक को समझो, 21, यानी तीसरा सत्र होता है जिसे कहते हैं शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, और ये रहता है 2 माह का, यानी नवंबर और दिसंबर, ये 2 माह का रहता है। और वापस जनवरी में क्या, जनवरी का क्या रहता है, अवकाश, जनवरी का अवकाश। तो अब समझे, यानी बजट सत्र में भी संसद सत्र में रहती है, ग्रीष्मकालीन सत्र में भी संसद सत्र में रहती है, और शीतकालीन सत्र में भी यानी संसद सत्र में रहती है। लेकिन जून में, अक्टूबर में, जनवरी में, इनके समय संसद में क्या रहता है, अवकाश। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको। तो जैसे एग्जाम्पल के समझे आप, जून में अवकाश है और संसद सत्र में नहीं है, और राष्ट्रपति को किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई, तो राष्ट्रपति यहां पर क्या करेगा, अस्थायी कानून बनाएगा। क्या करेगा, अस्थायी कानून बनाएगा। ये अस्थायी कानून जैसे ही सत्र में आती है, नहीं जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र आया जुलाई में, संसद सत्र में आ गई, और सत्र में आने, संसद का सत्र में आने पर, संसद के सत्र में आने पर या तो ये 42 दिन तक ये कानून लागू रहेगा, या 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। बाद में या तो इसे साधारण बहुमत से क्या कर दिया जाएगा, साधारण बहुमत से इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, या इसे 2/3 विशेष बहुमत से इसे क्या बना दिया जाएगा, इसे पारित कर दिया जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। यही शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है राज्यों में, अनुच्छेद 213 के तहत। तो आप ध्यान रखें, तो ये क्या थी, आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। तो यह आपके राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में जानकारी थी। अब अपन तीसरे वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा राष्ट्रपति की न्यायिक और वित्तीय शक्ति, तो अपन इसकी चर्चा करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।